साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबाली। स्वागत है आपका वीकेंड चर्चा पर। हरियाणा के चुनाव के बाद अब लड़ाई महाराष्ट्र में होने वाली है। राजनीतिक लिहाज से ये राज्य काफी महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। पिछले कई सालों से सियासतदान महाराष्ट्र चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खास तौर पर शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार दोनों के सामने खुद की सियासत को बूस्टर देने का बहुत बड़ा चैलेंज सामने खड़ा है। बताया यह जा रहा कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर कुछ हद तक तो बात बन चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें हैं जहां रस्साकशी जारी है। वही सीटों के गणित से यह समझा जा सकता है कि अभी भी महाविकास आघाड़ी में असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ सीटों पर अभी भी पशोपेश का मंजर साफ दिखाई दे रहा। वहीं शिवसेना यूबीटी के लोग अब कांग्रेस के नाना पटोले के बीच से हटाकर सीट शेयरिंग पर सीधा राहुल गांधी से चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि शिवसेना यूबीटी का कहना है कि अब टाइम कम बचा है। ऐसे में सीट को लेकर किसी भी तरह की जद्दोजहद से उनका ही नुकसान हो सकता है। जी बता दें, इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां इस बार कांग्रेस में प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत दबाव बनाती देखी जा रही है। दरअसल पर्दे के पीछे की असल वजह यह है कि हर पार्टी कांग्रेस को हरियाणा चुनाव के नतीजे को ध्यान में रखकर सीट शेयरिंग का प्लान तय करने के लिए उकसा रही है। मालूम हो कि हरियाणा चुनाव के नतीजे उम्मीदों से परे दिखाई दिए। इसी का नतीजा है कि पार्टियां कांग्रेस पर दबाव बनाती देखी जा रही। 258 सीट फाइनल, 30 पर रार। 258 सीट पर सहमति, 30 सीटों पर फंसा पेच। 258 सीट पर सहमति, 30 सीटों पर फंसा पेच। हर सीट पर दो पार्टियों का दावा। गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता है गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं। जी बता दें, वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सीट शेयरिंग पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर दावेदारी ठोककर अपने इरादे पहले से ही जता दिए थे। सपा के महाराष्ट्र में दिग्गज नेता अबू हाशिम आजमी ने महाविकास आघाड़ी को साफ तौर पर यह पहले ही बता दिया कि वो कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीटों को बंटवारा कैसे होगा, इसी पर नजर रखने के लिए अखिलेश यादव 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या आज महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी या फिर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी रहेगी। जी बता दें, असमंजस में महाविकास आघाड़ी की ये तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अब चर्चाओं का दौर
जारी हो चुका है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं और हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, हौसले तो बुलंद है ही, और अब महाराष्ट्र में भी भाजपा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। वही अखिलेश यादव भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहते। इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अब बता दें 2 दिवसीय दौरा है महाराष्ट्र का अखिलेश यादव का। हरियाणा चुनाव के नतीजे उम्मीदों से परे दिखाई दिए। इसी का नतीजा है कि पार्टियां कांग्रेस पर दबाव बनाती देखी जा रही हैं और गठबंधन के चलते अफसा नफसी के जो माहौल है वो भी सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब जब गठबंधन होता है तब तब इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के सवाल सामने आए हैं। एक दूसरे पर जो दोष देने का सिलसिला है वो जारी हो जाता है और खासकर तब जब आपको हार का सामना करना पड़े। जी हाँ, बता दें इस बार महाराष्ट्र के चुनाव की अब बारी है। जिस तरह से हरियाणा चुनाव के नतीजे देखे गए वो बिल्कुल सोच और समझ से परे दिखे थे। बीजेपी ने सभी को टक्कर देते हुए अपनी जीत दर्ज कराई थी और इसके चलते ही अब महाराष्ट्र में के जो चुनाव होने हैं उस पर सभी की करारी नजर है। हर पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में अब किसका बोलबाला होगा। और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर हर बार जिस तरह से पेच फंस जाता है, यह भी एक अहम सवाल इस बार का बना हुआ है। बता दें एक बड़ा चैलेंज सभी पार्टियों के लिए है जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव अब होने हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से यहाँ पर मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्राइम टीवी में। सबसे पहले पक्ष रखेंगे धर्मेंद्र सिंह जी जो कि सपा से हैं। उसके बाद मोहित दीक्षित जी से हम बात करेंगे जो कि कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। वहीं केसी जैन जी भाजपा से वो भी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। जी हाँ, सबसे पहले देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों में हर और पार्टियां सभी पार्टियां जुड़ चुकी हैं। सबसे अगर हम कहें कि तैयारी की हम बात करें, सबसे पहले क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा अपनी तैयारियों को लेकर के जुट चुकी है? केसी जैन जी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए जेबा जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के पहले से अपनी पूर्ण तैयारी में है। दूसरी बात यह है कि जहां तक घटक दलों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सबसे बड़ी और सबसे विशेष बात यह है कि हम चाहे प्रदेश का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का, अगर हमारा गठबंधन है तो हमारा गठबंधन सब जगह जी। ये जिस प्रकार से इंडी गठबंधन और जो विपक्ष का गठबंधन है, आप देखिए ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन है। अभी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो सारे दल एक साथ दिखाई देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आप देखिए वेस्ट बंगाल में ममता जी अलग चुनाव लड़ रही थी। पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया जी। उसको लगता था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें पंजाब में ला सकते जी। और वहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखाई दी। वही हाल वेस्ट बंगाल में हुआ, और जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी साथ साथ चुनाव लड़ रही थी। इसके पहले जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे और राजस्थान के चुनाव थे, तब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी को इसी कांग्रेस ने 6 सीटें नहीं दी जी। तो कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ जितने भी इंडी गठबंधन के घटक दल हैं वो इस प्रयास में है किस तरीके से हम छलांग लगा करके आगे निकल जाए दूसरी पार्टी से। वहीं पे कांग्रेस पार्टी ने पूरा की पूरा जो गठबंधन का दारोमदार है वो पूरा अपने हाथों में ले रखा है, यानी कि कमान जो है घोड़े की अपने हाथ में ले रखी लगा कि कोई इधर उधर नहीं भाग सकता, जैसा हम कहेंगे वैसा करना। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो घटक दल है यानी एनडीए जो है, एनडीए पूरे स्टेट में भी एक साथ लड़ेगा और लोकसभा का चुनाव भी हम लोग एक साथ लड़े। और आप देखिए जो लोग कहते थे तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, माननीय मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अभी आपने हरियाणा के चुनाव का जिक्र स्वयं किया कि हरियाणा में जो तमाम सारे कयास लगा रहे थे, और शायद इसीलिए कांग्रेस ने वहां पर आम आदमी पार्टी को घास नहीं डाली, कोई बैठक नहीं हो पाई, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी।
कांग्रेस लड़ रही थी। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी अपने 20 प्रत्याशी उतारती है वहां पर, यानी कि स्टेट का चुनाव अलग भी लड़ेंगे, साथ साथ भी लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव भी अलग भी लड़ेंगे, साथ साथ भी लड़ेंगे। तो ये कैसा साथ है? जी मोहित दीक्षित ये जी, सिर्फ और सिर्फ मोहित ये दीक्षित मजबूरी जी, का आप गठबंधन है। इनकी बातों ये का मजबूर जवाब गठबंधन जरूर नहीं है, दें। मजबूरी का हम गठबंधन जानना है चाहेंगे और कि जो जनता इसको बात समझ केसी चुकी है। जैन जी रख रहे हैं वो कितना सहमत आप करते हैं उस बात से। देखिए, नमस्कार आपको और मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। जी अगर केसी जैन जी का तो आज स्थिति ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड ये दोनों चुनाव बहुत भारी अंतर से हारने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ये इधर की बात उधर, यहाँ पर ये हुआ उनमें नाराजगी है, इनमें ये, इन सब चीजों को लेकर ही वो आपस में प्रयास करते रहेंगे, कोई इनमें आपस में मतभेद दिखाने का जनता को मैसेज, एक नैरेटिव सेट करे। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है जी। अभी हमारी बैठकें चल रही हैं और जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आएगा, कौन किस सीट पे लड़ेगा। हर उस सीट पर जहां इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र की चोरी की सरकार जो बनी हुई है, वहां पर उनको कैसे बेदखल किया जाए, हर सीट पर जिताऊ प्रत्याशी तय करते हुए इंडिया गठबंधन लड़ेगा। जी बिल्कुल। और कम से कम नहीं तो 175 सीट लेकर के इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहा है। ऐसी स्थिति झारखंड में कांग्रेस है। क्या लगता है, कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका क्या निभाती दिखेगी महाराष्ट्र में? नहीं, बड़े भाई छोटे भाई वाली बात नहीं, बात यहाँ पर दलों की है, बात इंडिया की है, बात महाराष्ट्र के साथ जो अन्याय हुआ, चोरी किया गया, वहां सरकार को संवैधानिक संस्थाओं का दोहन करते हुए उन बात किस तरीके से उद्धव ठाकरे जी के साथ छल किया गया, किस तरीके से शरद पवार जी के साथ मराठा अस्मिता के साथ छल किया गया, किस तरीके से देखिए सपा को क्या लगता है कितनी सीट देना चाह रहे हैं? सीट शेयरिंग की बात करेंगे यहाँ पे, सपा को कितनी सीट देना चाह रहे हैं महाराष्ट्र में? नहीं, बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी महाराष्ट्र में जिताऊ होंगे जिन जिन सीटों पर, उनको वहां पर उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी को भले इसका मुगालता हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 12 सीटें देखिए मांग रही है सपा, क्या विचार चल रहा है? नहीं, बिल्कुल मांगने का हक है उनको, बिल्कुल अपनी बात प्रस्तुत करने का हक है, हर दल को अपनी बात रखने का हक है। कहाँ पर उनका कौन 12 अगर सीट मांग रही, 12 प्रत्याशी भी देगी, हमारा आंकलन होगा वहां पर 12 में अगर किसी भी सीट पर उनसे बेहतर प्रत्याशी अगर दूसरे दल के पास होगा तो वो सामंजस्य रखेंगे। ये इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर एक दूसरे की बात सुनी जाती, समझी जाती, सबको अपनी बात रखने का हक है। यहाँ कोई तानाशाही नहीं चल रही एनडीए में कि एक व्यक्ति की तानाशाही से चले और बाकी सबकी कोई बात भी देखिए अब हम सीधा रुख करेंगे, धर्मेंद्र जी का भी, उनको भी बोलने का मौका देते हैं। देखिए सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र जी भी मौजूद है, अखिलेश यादव देखिए महाराष्ट्र के दौरे पर है, क्या लगता है क्या कुछ रणनीति बन रही है और आप लोग कितनी सीट की मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र में? दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये सही है कि हमको लगता है आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर नहीं आवाज आ रही है आपकी, जी बताएं। अच्छा ठीक, देखिए हमारा उद्देश्य, समाजवादी पार्टी का उद्देश्य, आदरणीय अखिलेश यादव जी के भाषण कल के देख लीजिए और पहले के बयान देख लीजिए, जो तंत्र के षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र का चीरहरण करके जो बनी हुई सरकार है उसको हटाना प्राथमिक लक्ष्य है। और उसमें ये सही है, समाजवादी पार्टी का के जो मजबूत साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, करीब 100 सीटों पर हमारा इन्फ्लुएंस है, प्रयास है, हमारे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार है जो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी, मजबूती से काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के हराने के लिए जो सबसे मजबूत वहां कैंडिडेट होंगे उनके साथ रहेगी, जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे उनको जिताएगी। जहां तक समाजवादी पार्टी के लड़ने का सवाल है, 12 सीटों की हमने मांग की है, 12 सीटों की लिस्ट इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास है और देखिए धर्मेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर ही हर बार पेच क्यों फंस जाता है, ऐसा क्यों स्थितियां पैदा हो जाती हैं और फिर से यही चर्चा है? व्यापक रूप से विचार विमर्श हो चुका है, आपको ख्याल ही होगा। ठीक है, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती थी,
इंडिया गठबंधन को जिताना चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं चूक हो गई, हम लोग जीत नहीं पाए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जो है विफल हो गए। लेकिन सच ये है कि जब जरूरत पड़ी इंडिया गठबंधन के जीतने के लिए, कि हम लोग तैयारी के बाद भी वहां एक भी कैंडिडेट नहीं लड़ाए। तो कहीं सीटों को लेकर के कि हमारी इतनी ही सीटें हो, सही हमारे कांग्रेस साथी कह रहे थे, हमारा उद्देश्य है कि कौन हमारा नेता चुनाव जीत सकता है, जहां हम वहीं लड़ेंगे जहां हमारा नेता इस स्थिति में है, इंडिया गठबंधन के बैनर तले हम भारी मार्जिन से चुनाव जीत सके और भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। उसमें कहीं भी सीटों को लेकर के कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। अब ये हो सकता है कि 1-2 सीटें कम, 1-2 सीटें ज्यादा, इसका खुला ऑफर है। जब 4 लोग बैठते हैं, हमारे नेता आपस में बैठेंगे तो चर्चा होते हैं। स्वस्थ डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतंत्र की ये पहचान है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जो उनके साथ रहा, उसका अस्तित्व समाप्त कर देने का प्रयास कभी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नहीं किया। आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो लोकतंत्र, जो जनता ने चुन करके जिन विधायकों को भेजा था, उनके साथ कैसा सलूक इन्होंने सीबीआई, ईडी, एनसीबी का प्रयोग करके किया और उन पार्टियों को हथियाने का प्रयास किया, उन पार्टियों का अस्तित्व समाप्त कर दिया जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत रूप से साथी थी, जो पीढ़ियों का साथ था। उनकी पार्टियों के साथ उनके पीठ में किस तरह का छुरा घोंपने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में देखा, चाहे पंजाब के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, ये जहां भी रहे इस तरह का काम इन्होंने किया। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है, जिस तरह से हरियाणा चुनाव का नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला था, बीजेपी कांग्रेस आगे चलते चलते अचानक से कहीं डगमगा गई और बीजेपी ने जीत दर्ज की, उस पर क्या कहेंगे? उस पर समीक्षा होगी, कहीं जहां कमी रह गई है। तमाम हमारे बागी प्रत्याशी हमारे इंडिया गठबंधन के कई सीटों पर उन्होंने रिजल्ट को प्रभावित किया, तो वो इंडिया गठबंधन के नेता बैठेंगे, तय करेंगे और उसमें हमारी महाराष्ट्र के अंदर बड़े भाई की भूमिका में रही कांग्रेस, उनको समीक्षा करने की जरूरत है। अब इन चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड की जीत के बाद जब बीच में उचित अवसर होगा उसकी समीक्षा करेंगे और ठीक करेंगे। हो गई है चूक कहीं न कहीं, ये सच है कि हरियाणा की जनता। केसी जैन जी कुछ बोलेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बातों पर? देखिए जेबा जी, बात ये है कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता है मीर साहब, उन्होंने वक्तव्य दिया, शायद वो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में उन्होंने वक्तव्य दिया कि जो घटक दल हैं, घटक दलों से साथ हमारा गठबंधन जरूर है, लेकिन आप लोग क्या करिए कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है उनको जिताइए, बाकी को हरा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो कांग्रेस का बनेगा। तो इस तरीके की विचारधारा जो दल रखता है वो बाकी लोगों के साथ किस आधार पर गठबंधन करेगा। फिर इसको लेकर के तमाम विवाद भी हुए, तमाम जो घटक दल हैं उनकी भी टिप्पणियां आई। तो इसके बारे में कांग्रेस पार्टी अच्छे तरीके से जानती है कि मीर साहब का कहने का क्या मतलब था, क्या चाहते हैं, और जो घटक दल है वो भी समझ गए कि वास्तव में कांग्रेस की मंशा क्या है। और इसी मंशा के अंतर्गत कांग्रेस ने क्या किया, जहां जहां उनका गठबंधन रहा वो अपने लोगों को जिताने की अपील करते रहे और अपने घटक दलों को हराने की अपील करते रहे। और शायद ये भी बहुत बड़ा कारण रहा कि चाहे पंजाब का इलेक्शन रहा हो, मध्य प्रदेश का रहा हो, राजस्थान का रहा हो, इन्होंने गठबंधन तो किया लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील की। बाकी घटक दल के जहां जहां कैंडिडेट थे उनको इन्होंने स्वयं हराने का प्रयास किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा इनकी हार का। लेकिन ये जाने, इनका घटक दल जाने क्या है, इंडी गठबंधन का अपना उनका मानना है, कितनी सीटें सपा को देंगे, कितनी नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे कि नहीं देंगे। जानना चाहती हूँ, जिस तरह से केसी जैन जी का कहना है कि ये स्वयं जिम्मेदार है अपनी हार के, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मीर साहब का बयान आया, जो कि इनके पार्टी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे उस प्रदेश के, जहाँ पे उनका बयान आया। ये हमारा बयान कोई नहीं है। और इसको लेकर के तमाम सारे टीवी चैनलों पे खूब चर्चा भी हुई। तो ये अच्छी तरीके से चीजों को जानते हैं। और दूसरी बात ये, जब हार जाएंगे तो हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे और या ईवीएम मशीन पे फोड़ेंगे और या अपने घटक दलों पे फोड़ेंगे, जैसा कि हरियाणा में कर रहे हैं। एक मौका जेबा जी, हरियाणा का पूरा के पूरा जो चुनाव हार का परिणाम वो आम आदमी पार्टी पे छोड़ रहे हैं, जबकि उनको खुद ही इन्होंने किराया लगा दिया, उनको सीटें नहीं दे रहे थे गठबंधन दल में। देखिए, अपना पक्ष रखने का मौका सबको मिलना चाहिए। मोहित जी से मैं जानना चाहूंगी, कितना सहमत है इस बात से? केसी जैन जी को जितना चिंता कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की है, कांग्रेस के साथियों की जीत की है, कि मतलब कांग्रेस हरा रही थी अपने साथियों को, मतलब इनको चिंता है कि कांग्रेस के साथी भी जीते।
अरे केसी जैन जी, कम से कम बात तो तार्किक करिए। अगर कांग्रेस के गठबंधन के साथी हारेंगे तो कांग्रेस अपने आप सत्ता नहीं बना पाएगी। तो किस व्यक्ति के तर्क को लेकर के आप क्या बोल रहे हो, क्या आकलन कर रहे हैं, कम से कम स्पष्ट तो करा दीजिए। अगर कांग्रेस के सहयोगी दल हार जाएंगे तो कांग्रेस सत्ता कहां से पा जाएगी? तो कम से कम आप अपनी चिंता, ठीक है आप हार रहे हो, हारने में आप हताशा में आप भूल जाते हो कि किस तरीके क्या बोलना है क्या नहीं करना है। आपने जो लगातार मराठा अस्मिता के साथ मराठाओं को ठगने की कोशिश की, जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की जो आपने जो विरासत थी उसको छीनने की कोशिश की, आज वो समय आ गया है जब आप संवैधानिक संस्थाओं को पर्यटन करा करके जो सरकार बनाई आपने शिंदे की, उसमें तय नहीं कर पा रहे फडणवीस का क्या काम होगा और शिंदे का क्या काम होगा। आज वो आपस में लड़ते घूम रहे, उनके आदमी बोल रहे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके आदमी बोल रहे हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे आज जनता ने आपको स्थिति पर पहुंचा दिया है कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के भी नहीं मैदान में जा पा रहे हैं। और रही बात अजीत दादा पवार की, तो उनकी तो स्थिति नहीं स्पष्ट हो पा रही कि उनके लेकर के आप वोट मांगने जाएंगे या वोट उनको छोड़ करके वोट मांगने जाएंगे। आपको अगर जितनी चिंता इंडिया गठबंधन की है उतनी चिंता अपनी कर लेते तो समझ में आ जाता। अभी आपकी सरकार खत्म होते, आचार संहिता लागू होते ही एक दल छोड़ के चला गया, आपको आरएसपी छोड़ करके चला गया। आपको इस पे बोलना चाहिए, चिंता इसकी करनी चाहिए। अभी दल छोड़ के जा रहे, फिर जनता छोड़ के आपको जाएगी। रही हरियाणा की बात, तो हरियाणा आपने जिस तरीके से जीता पूरा देश जानता है। देखिए महाविकास अघाड़ी में देखिए असमंजस में स्थिति दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का है, अभी महाराष्ट्र और झारखंड पे हम लोग ज्यादा फोकस रख के ज्यादा बेहतर रहेगा। धर्मेंद्र सिंह जी बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए। देखिए कोई असमंजस की स्थिति इंडिया गठबंधन में नहीं है। सच असमंजस अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में है। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के होने वाले उपचुनाव में अभी देखिए किस तरह से निषाद पार्टी संजय निषाद जी नाराज हैं। उनके विषय में अभी तक भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिला उनसे बात करने का। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी सीट चाहते हैं और नीलम पटेल जी जो अपना दल के अध्यक्ष है वो भी सीट चाहती है। तो अच्छा पार्टी तमाम ईमानदारी से वैसे तो अपने जो इनके साथ रहा है उसको उन्होंने निपटाने का काम किया, इतिहास देख रहा है। लेकिन हमारी राय है कि इंडिया गठबंधन में ताक झांक करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने गठबंधन के नेताओं में देखें कौन कहां लड़ेगा और तय करें। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा जब एक दिन 2 दिन में पीसी होगी सबको बता दिया जाएगा किस पर कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा। बाकी महाराष्ट्र में हमारी 4 सीटें घोषित हो गई, जहां हमारे 2 सिटिंग थी, 2 और मजबूत साथी थे। बाकी कांग्रेस के और अन्य दलों के साथ महाराष्ट्र के बैठ करके तय हो जाएगा। 1-2 दिन में बात क्लियर हो जाएगी किन सीटों पर कौन कौन लड़ा। देखिए धर्मेंद्र जी, शिवसेना यूबीटी का ये भी कहना है कि अब टाइम कम बचा है, ऐसे में सीट को लेकर किसी भी तरह की जद्दोजहद से उनका ही नुकसान होगा। इस बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं बिल्कुल, देखिए ऐसा है, चुनाव नजदीक है, बिल्कुल समय कम है, लेकिन इसीलिए तो आदरणीय अखिलेश यादव की सीटें तय होती रहेगी। कल देखिए उन्होंने 2-2 चुनावी रैली की। अब किसी भी नेता को घर बैठने का समय कहाँ है, उन लोग प्रचार कर रहे हैं। क्षेत्र में हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हर दल के नेता कार्यकर्ता हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको राइट है। सीटें तय होती रहेगी, कहाँ कौन लड़ेगा। अभी तो नामांकन का समय है, काफी लंबा वक्त है, तब तक सब तय हो जाएगा कौन सा अधिकृत कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का होगा। केसी जैन जी कुछ पक्ष रखना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस बात पर? जी देखिए जेबा जी, अभी जिस तरीके से हमारे साथी कह रहे थे कि चाहे आरएलडी हो, चाहे वो सुभाषपा की बात कर रहे थे और चाहे अन्य पार्टियों की बात कर रहे थे, पहली बात तो ये है ये सारे की सारे घटक दल हमारे साथ आज भी, लेकिन आपके साथ विधानसभा चुनाव जो लोग लड़े वो भी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके उनके ऊपर जब विश्वास हो गया तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। दूसरी बात यह कि आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया कि वहां पे शिवसेना वास्तव में बची का है। वास्तविक शिवसेना जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ये बाला साहब ठाकरे जो कि एक राम भक्त थे और जिस प्रकार से उन्होंने जो इसके विपरीत शक्तियां थी उनसे लड़ने का काम किया, वो चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने और जब कार सेवा हुई उसमें भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, उनके ऊपर बैन लगा दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते बाला साहब ठाकरे। ऐसी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया जो है उद्धव ठाकरे जी ने, साथ ही साथ उसके साथ गठबंधन किया जिन्होंने राम भक्तों की वे गोलियां चलवाई। तो शिवसेना का टूटना तो जाहिर था, जग जाहिर था।
जब आपने विचारधारा छोड़ दी, केवल एक व्यक्ति की विचारधारा वहां पर बची, पार्टी की विचारधारा से किनारे कर लिया उन्होंने, और बाला साहब ठाकरे का भी उन्होंने अपमान किया। तो ऐसे में बाला साहब ठाकरे जी को जो लोग मानने वाले थे, बोलिए उन्होंने बोलिए, उनका साथ धर्मेंद्र जी छोड़ दिया। बोलना चाह रहे हैं। जी उसे जी, आप भी छोड़ बोलते करके रहे। उसे छोड़ करके वो लोग अलग हो गए। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो बात ये कर रहे हैं, तो आप देखिए वो सारे घटक दल हमारे साथ में, हमारे यहाँ सिर्फ अव्वल नहीं है, और आप कहते हैं इंडी गठबंधन पूरा साथ में, कहाँ साथ में? समाजवादी पार्टी ने 20 प्रत्याशी उतार दिए बिना गठबंधन के, जम्मू कश्मीर में क्यों उतार दिए? सच तो है कि बाला साहब कहीं ठाकरे का आप नाम जहाँ बता देते, आप कहते नहीं भाई मेरा स्टेट में कोई गठबंधन नहीं, अब स्टेट पे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और जब सामने आ जाते हैं तो कहते भाई हमारा तो गठबंधन है। उसको और आपने अभी कांग्रेस के लोगों ने कहा इसी हरियाणा के चुनाव में कहा कि ये राज्य में हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव, यही बात समाजवादी पार्टी ने, यही कांग्रेस ने कही, यही आम आदमी महाराष्ट्र की सरकार पार्टी चला क्या रहे मजबूरी हैं। आ और हम रही बाला साहब ठाकरे की फिर से गठबंधन कौन होगी, कैसे होगी, यानी आप कि ये तय करने मजबूरी का वाले गठबंधन है। वो लोग मजबूत जो पूरे गठबंधन देश नहीं में है, अमन चैन ना तो बिगाड़ना इनके चाहते अंदर हैं, मन वो लोग का मिलान है, और ना तो दल का मिलान है, यहाँ मनभेद भी है, दिलभेद भी है, मतभेद भी है। तो ऐसे में काहे का गठबंधन? सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ता का गठबंधन। और जब सत्ता नहीं मिल पाई, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तब क्या हुआ? तितर बितर हो गए। तब तक तो मलाई खाने के लिए साथ साथ थे कि शायद तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री न बन पाए, और जो है कांग्रेस और राहुल जी के नेतृत्व में हो सकता है सरकार बन जाए, तो मलाई काटने को मिल जाएगा। देखिए ये जो पद होता है ना, जनता देखिए केसी जैन जी एक एक करके एक जवाब, एक दूसरे का जवाब देने की कोशिश करें एक एक करके, ठीक है? मोहित जी बड़े शांत हैं, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोहित जी, जिस तरह से ये बहस चल रही है, इस पर क्या कहेंगे, बताइए। नहीं, मुझे तो बड़ा हास्य बात, जिस एकनाथ शिंदे जी ने कांग्रेस के साथ 2.5 साल सरकार चलाई, 2.5 साल तक उनको नहीं याद आया कि बाला साहब ठाकरे, अरे हिंदुस्तान में किसी को चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रतिबंधित कर सकता है क्या? और तर्क देने से पहले मतलब इनके तार्किक संगत मतलब बुद्धि पर हमको बड़ा अचरज लगता है। इतने ज्ञानी व्यक्ति होकर के बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने से, अरे जिसका मन होगा यहाँ पर हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेगा। एकनाथ शिंदे जी लगातार 2.5 साल सत्ता में बने रहे उद्धव ठाकरे की सरकार के अंदर और कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ, तब तक उनको नहीं लगा कि अरे आप जैसे ढोंगियों के साथ जब वो बैठ गए जाकर के संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करते हुए, किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग तरीके उनके विधायकोों को खरीद फरोख्त करके, अरे सत्ता लोलुप हो गए वो आपके साथ आपकी गोद में इसलिए बैठ गया मलाई काटने के लिए। गठबंधन में सरकार प्रीपोल अलायंस किसके साथ हुआ था? प्रीपोल अलायंस किसके साथ हुआ था? भाजपा के साथ हुआ था ना। आप ये बताइए, एकनाथ शिंदे जी चुनाव किसके साथ लड़े थे? चुनाव तो एनडीए के साथ में लड़े गए थे ना कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े थे। चुनाव किसके साथ लड़े थे? आप याद दिला रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं आप। एकनाथ शिंदे और शिवसेना ने जब चुनाव लड़ा था और जनता ने जो जनादेश दिया था, वो एनडीए के साथ होने की वजह से दिया था, कांग्रेस के साथ होने की वजह से नहीं दिया था शिवसेना को। शिवसेना चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, इसलिए शिवसेना जीती थी, इसलिए शिवसेना को इतनी सीटें मिली थी। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा था। वहां बेईमानी तो वही हो गई, विश्वासघात तो सबसे पहले वहीं पे हो गया जब आपके साथ गठबंधन करके वो सत्ता में बैठ गए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। आपकी एक बात सही है कि 2 साल 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे जी सत्ता की बलाई काटते रहे और मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहे कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। लेकिन चुनाव किसके साथ लड़े थे? उन्हीं के साथ चुनाव किसके साथ लड़े थे? ट्रिपल अलायंस किसके साथ हुआ था? भाजपा के साथ हुआ था ना, एनडीए के साथ हुआ था ना। अब आप एकनाथ शिंदे को बैठ के गाली देने का काम कर रहे हैं। अरे एकनाथ शिंदे जी भी जीत करके आए थे तो भाजपा की वजह जीत करके आए थे, कांग्रेस साथ में नहीं थी तब दूर दूर तक। धर्मेंद्र जी आप बोले, धर्मेंद्र जी बड़ा चुप है, धर्मेंद्र जी आप बोले, क्या कहेंगे? मत होइए, सच ये है कि जो धोखा और धोखा की सरकार के षड्यंत्र के तहत बनी, उसके विदाई का वक्त आ गया है। और संविधान विश्वास है, पहले से जानिए कि जनता विधायक चुनती है और विधायक अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं। पार्टी तोड़ करके ले जा करके आप लोकतंत्र की दुहाई देने की बात कर रहे हैं, कितनी बेशर्मी की बात है। कम से कम जो आपने चोरी करके वहां की सरकार बनाई, जो लोगों को खरीद के सरकार बनाई, धोखा दे करके सरकार बनाई, पार्टी को तोड़ के सरकार बनाई,
जो एजेंसियों का दुरुपयोग करके षड्यंत्र करके सरकार बनाई, उसको इतना डिफेंड कैसे कर पाएंगे आप? महाराष्ट्र की महान जनता तैयार बैठी है आपको जवाब देने के लिए। बाला साहब ठाकरे के पीठ में जो छोकरा उनके छुरा घोपा आपने उनकी विचारधारा के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तैयार बैठी तमाम। केसी जैन जी पूछना चाहूंगी मैं इस पर, क्या लगता है महाराष्ट्र की जनता, जिस तरह से सपा प्रवक्ता जी का ये कहना है कि जनता तैयार है आपको जवाब देने के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बात तो देखिए, अब चूंकि चुनाव है भविष्य में महाराष्ट्र का, और बिल्कुल महाराष्ट्र की जनता एक बार तय करेगी वास्तव में महाराष्ट्र की जनता किसके साथ में है। लेकिन जब जब ये चुनाव हारते हैं, जहां जहां चुनाव हारते हैं, जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हारे, चाहे जो है आपके राजस्थान हारे, और अभी देखिए आप ये हरियाणा हारे हैं, लेकिन जहां जहां चुनाव हारते हैं अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी हार का मंथन नहीं करते हैं, अपने कारण नहीं खोजते किस लिए हारे। तो जब तक ये अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हार मानेंगे नहीं कि जनता ने इनको नकारा है, तब तक सुधार कैसे आएगा? मोहित दीक्षित जी क्या कहना चाहिए? लगातार ये इसीलिए हारते जा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब भी मंथन करती है, और कहीं पे अगर सीटें कम हुई तब भी मंथन करती कि हमारी कमी कहाँ रह गई, और अगर हम बढ़त करते हैं तो हम। जी ठीक है, केसी जैन जी आपके पास वापस लौटेंगे। मोहित दीक्षित जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इनका कहना है कि आप हारने के बाद मंथन भी नहीं करते, कोई पार्टी सहयोग भी नहीं रहता है, क्या कहेंगे? नहीं, हारने के बाद मंथन करती है ना भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद मंथन करती है किस तरीके से ईडी सीबीआई लगा करके, किस तरीके से दूसरी संस्थाओं का लगा करके विधायक खरीदे जा, दर्द होने लगा तुरंत। मध्य प्रदेश में लोकसभा में आपका खाता नहीं खुला, खाता खुला मध्य प्रदेश में, एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक भी सीट, उसको क्या कहेंगे आप? उसको क्या कहेंगे? अरे इलाज करवा लीजिए अपना भाई। धर्मेंद्र जी आप बोले, धर्मेंद्र जी आप जवाब दें इस बात का, क्या कहेंगे? किसी का खाता नहीं खुला, बता रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हैं, और कश्मीर के और मणिपुर में उनको कैंडिडेट तक नहीं मिला लड़ाने के लिए। तमाम प्रांत ऐसे ना भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हैं, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दल होने का दम भरते हैं। तो आप कम से कम जब आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं तब अपनी तरफ देख लीजिए। सच ये है कि आपके मोदी जी के नेतृत्व में जो 2 कार्यकाल भारत सरकार का रहा, या तमाम राज्यों में जो आपकी राज्य सरकारें रही, उनसे समय आ गया जब निर्वाचन आता तो जनता पूछती कि आप जो वादा करके आए थे अपना घोषणा पत्र जैन साहब पढ़ लीजिए और ये बताने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि उसमें आपने कितना पूरा कर दिया। आपने महंगाई खत्म करने की बात की थी, आपने रुपए की गिरती हुई कीमत पे चिंता जताई थी, जहां रुपए की कीमत गिर जाती है वो सरकार गिरी हुई होती है। तो सच ये है कि अब तो ऐतिहासिक स्तर पर गिर गया है, सरकार गिरी हुई, इस बात को स्वीकार करिए। आपने सिलेंडर का, पेट्रोल का करने का वादा किया था, जो ऐतिहासिक स्तर पर जब क्रूड ऑयल सस्ते थे तब भी आपने बढ़ा दिया। आपने वादा किया था नौकरियां नौजवानों को देने के लिए, आपने नौकरियां देने को कौन कहे, आप बड़ी संख्या में जो है आरक्षण छीनने काम किए, संविदा पर ला दिए, तमाम सरकारी नौकरियों में कटौती कर दी, भर्तियां रेलवे जैसे उपक्रमों में नहीं हो रही है। तो सवाल, बुनियादी सवाल महत्वपूर्ण ये है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य पर आप नई शिक्षा नीति ले आए हैं, उसको जलेबी समझिए। और आज आप भी नहीं बता सकते दाव से नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किया है आपने, क्या होगा आगे भविष्य में, क्या कौन सी कार्य योजना है। केसी जैन जी अब इसका जवाब आपको देना है कि आखिर जिस तरह से धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा कि आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से लेकर सभी लोग सवाल करना चाहते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जेबा जी, बात यह है कि हिमाचल में सरकार है जिन्होंने वहां पे सबको नौकरियां दे दी। जम्मू कश्मीर में अब इनकी पार्टी की सरकार आ गई, जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया था, तो फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी के साथ अब ये वहाँ धारा 370 वापस ले आएंगे। और रही बात रोजगार को लेकर के, तो हमने तो सारा डाटा जनता के सामने रखा। जब हमारी सरकार 2012-2017 से लेकर के 2022 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, तब हमने 5.5 लाख मौका दीजिए बोलने का, आपको भी हम पूरा मौका देंगे बोलने का। अभी हम पहले मौका देते हैं कांग्रेस, जो कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी हमारे साथ हैं, उनको बोलने दें। जी बताइए। आपने हमसे सवाल किया ना? आपसे सवाल नहीं किया, सवाल इससे किया था आपको केवल जवाब देने के लिए आता नहीं, तर्क वितर्क करते बैठ करके इधर उधर के। बात चल रही महाराष्ट्र में आपको अभी लोकसभा में धूल चटाई गई। अरे आप भी तो दुनिया भर का घूम रहे हैं भाई, महाराष्ट्र में अभी समझ में आ जाएगा क्या है।
जैसे हरियाणा से भागे हैं ना, वैसे ही भागेंगे। जैसे हरियाणा से भागे हैं, जैसे मध्य प्रदेश से भागे हैं, जैसे आप राजस्थान से भागे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले राजस्थान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्या हुआ? क्या हुआ? जनता के जनादेश का लगातार आप अपमान करते हैं। जनता के जनादेश को स्वीकार करने की हैसियत नहीं आप लोगों के अंदर। और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे शिवसेना से इतना ही आपको प्रेम है। शिवसेना के बाला साहब ठाकरे का आप लोगों ने हमेशा अपमान किया। बाला साहब ठाकरे का आपने कब सम्मान किया? समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया कि कांग्रेस ने सम्मान किया बाला साहब ठाकरे का? बाला साहब ठाकरे का जो लोग अपमान करते रहे, बाला साहब ठाकरे के चुनाव लड़ने पे कांग्रेस ने हमेशा के लिए रोक लगा दी। आज बाला साहब ठाकरे की याद आ रही है। कितने झूठे हैं भाई आप लोग, कितने झूठे। और जनता ये सारी चीजें देख रही है। जनता अपने जनादेश में बता देगी। चुनाव सिर पर है, अभी पता चल जाएगा। और जितने घटक दल है ना आपके, अभी भाग खड़े होंगे, अभी मुंह दबा दबा के भागेंगे। आपके साथ कोई नहीं है अब, क्योंकि सत्ता लोलुपता में आकर के जो लोग आपका साथ दे रहे थे सब आपसे किनारा कर चुके हैं। आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जिन लोगों ने गोलियां चलवाई हिंदुओं पर, उनके गोद में जाके बैठ गए शिवसेना के लोग। आज शिवसेना भी जी धर्मेंद्र सिंह जी, सपा प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। अब आप लोग से हम ये कहेंगे तो थोड़ा सा उनको भी अपना पक्ष रखने दें। धर्मेंद्र सिंह जी बताइए। धन्यवाद जी। आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई और भारत के बंटवारे के ड्राफ्ट सबसे पहले पास किए। ये वो लोग हैं पीडीपी के साथ कश्मीर के अंदर सरकार सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाने वाले लोग दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि बाला साहब ठाकरे के पार्टी को खाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनकी पार्टी को बेच देने का काम किया, उनकी पार्टी को दूसरे के हाथों गिरवी रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आपको बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती है? सवाल, बुनियादी सवाल है, जनता पूछना चाहती है आपसे, जो हमारी एंकर ने अभी आपसे पूछा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सवालों पर आपने क्या किया है, तो उसका आपके पास जवाब नहीं है। सच ये है कि जनता एकदम ठान करके बैठी है कि आपके जो कर्म और कुकर्म इन सरकारों में रहे हैं, केवल आपने अपने व्यापारियों को राजनीतिक पूरी चालबाजी, गुजरात के 2 व्यापारी अमित शाह और मोदी जी, और अर्थतंत्र पूरे देश का अडानी और अंबानी गुजरात के, आपने केवल 4 लोगों का विकास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हुआ है। पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, पूरे देश की आधी आबादी, पूरे देश का आम आदमी एकदम खार खाए बैठा है। अब आप जो चुनाव लड़ने जाएंगे आपको सही से जवाब जनता देगी। जी ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, हम आपसे कहेंगे अभी के लिए हम रुक करेंगे सीधा कांग्रेस की ओर। जी हाँ मोहित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे केसी जैन जी की बातों पर? केसी जैन जी की बातों में तर्क ही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी बाला साहब ठाकरे के कंधे पर चढ़ करके वहाँ महाराष्ट्र में स्थापित हुई, उसने लालच में सत्ता की, एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ करके, जिसको भ्रष्टाचारी बोलते थे, अजीत दादा पवार जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, चक्की पीसी, उनके साथ बैठ करके सत्ता चलाते हैं। तो ये दोगला दो मुहा चेहरा जो उनका है वो जनता ने देखा, इसका जवाब लोकसभा में चुनाव में दिया, अब विधानसभा की बारी आई है और उसके बाद भी ये चेहरा लेकर के दूसरों पर कमियां बता करके अपनी जो लगातार पुल टूटे वहाँ महाराष्ट्र में, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, जिस लोगों को सड़कों को लेकर के जो बनाने के धारावी जैसी इतनी बड़ी संस्था को किस तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया, किस तरीके से जमीनों को वहां कर बेचने का काम किया गया, किस तरीके से सरकारी फर्मों को, कंपनी को, MTNL वगैरह को लेकर के किस तरीके धांधली करते हुए 2 पूंजीपतियों को, गुजरातियों को देने का प्रयास किया गया। तो आज महाराष्ट्र ये सब देख रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने महाराष्ट्र की जो मराठी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, इन 2.5 सालों में उनके असली चेहरा उजागर हुआ जनता के सामने। आज वो किसी हैसियत में नहीं है कि महाराष्ट्र में जाकर के वो चुनाव लड़ ले। देखिए धर्मेंद्र जी से मैं जी बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो सपा प्रवक्ता है, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के 12 सीटों की मांग की जा रही है और जिस तरह से बड़े सवाल ये उठे हैं कि गठबंधन होते हुए भी बड़ी हार का सामना देखिए हरियाणा में करना पड़ा था, इस बार क्या लगता है गठबंधन की क्या कुछ तैयारी है अभी तक? आप दोनों से ही मैं ये जानना चाहूंगी।
देखिए, महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो तमाम क्षेत्रों में जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, 12 सीटों की हमने मांग की है और साथ साथ ये भी कहा है कि हम वही सीटें लड़ेंगे जो हम जीत सकते हैं। सारे नेता बैठ के तय कर लेंगे कौन सा कैंडिडेट कौन मजबूत होगा। कोई हमने ऐसी मील का पत्थर की तरह 12 अंक नहीं दे दिया, अंक गणित नहीं है। हमारे वो नेता जो जीतने की स्थिति में है, जहाँ क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, मजबूत है, जनता में उनकी विश्वसनीयता है, वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। उनकी लिस्ट हम वहाँ रखेंगे अपने नेताओं के बीच, वो आपस में तय हो जाएगी, 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। कोई 12 का मतलब कोई 12 पे 11 पे और 15 पे कोई ऐसा कांटा सुई रखने वाला नहीं है। हमने एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने जो टेबल पे बात होगी वो होगी, तब तय हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन में कोई बिखराव है, कोई अलग से चुनाव नहीं, सब साथ लड़ेंगे। जी, धर्मेंद्र सिंह जी और मोहित जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल। सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियाँ हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जोहार, जय झारखंड। छोटेलाल। सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियाँ हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। हम विधाता की अजब कारीगरी समझे नहीं, हस्तरेखा की कुटिल बाजीगरी समझे नहीं, शब्द के संजाल में उलझे रहे हम उम्र भर, मौन से अभिव्यक्ति की जादूगरी समझे नहीं। पत्थर की तरह फिर क्यों मेरा दिल बना दिया, हो जो चाहते थे तुम लो वही हमने कर दिया, हम कत्ल हो गए तुम्हें कातिल बना दिया। गालियां पचाएवा विपन्नता का विष पिए, घर आके किंतु निज बच्चों को दुलार दे।
हयात का एक साल बदला, मगर हमारा ना हाल बदला। और अभी तो थे हम ख्याल मेरे, अभी तो थे हम ख्याल मेरे, तुम्हारा कैसे ख्याल बदला। कि होती हैं जो क्रोधित तो भेद खोलती हैं सारे, होती हैं जो क्रोधित तो भेद खोलती हैं सारे, प्रेम वाली पाती की ढुलाई मांग लेती हैं। कुछ रात के सन्नाटों की धमक, कुछ नूर फहम तारों की चमक, कुछ बह के नजारे बहती उम्र रेशम सी तमन्ना मीठी कसक। एक रेल का डिब्बा तन्हा हम, एक रेल का डिब्बा तन्हा हम, काश होता कोई अपना हमदम, कटता ये सफर धीरे धीरे।